बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आपने रजिस्टर किया, टाइम दिया इसको टॉपिक को। पीएसएक्स में हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो उस सिलसिले की प्रिपरेशन में एक चीज़ इन्वेस्टर अवेयरनेस है और उस सिलसिले में हमने इस सेशन वेबिनार का अरेंज किया है जिसमें हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में बात करेंगे। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का टॉपिक काफ़ी वाइड है। तमाम चीज़ें तो हम एक सेशन में कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ईटीएफ्स लॉन्च होने वाले हैं उस सिलसिले में हमारी कोशिश होगी कि फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव कि जो इन्वेस्टर को मालूमात होनी चाहिए ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके इन्वेस्टमेंट का, हम वो वाली चीज़ें इसमें शेयर करेंगे। डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस होंगे ड्यूरिंग द सेशन जैसे जैसे हम जाएंगे। तो तमाम क्वेश्चंस जो आपने करने हो आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन उसको चैट में टाइप कर दीजिए, इंशाल्लाह उसको वहाँ आंसर करेंगे। जो चीज़ें हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि व्हाट इज़ एन ईटीएफ है क्या, कितने किस्म के ईटीएफ होते हैं, और दुनिया में ईटीएफ का जो स्टेटस है, साइज है, कौन से कंट्रीज हैं उसको हम देखेंगे। ईटीएफ की एक प्रोडक्ट को चलाने में किन किन प्लेयर्स का रोल होता है उसको हम देखेंगे। कुछ रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे जो थोड़े से डिफरेंट होंगे फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज प्रोडक्ट्स। कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन इन्वेस्ट कर सकता है उसको देखेंगे। फिर ईटीएफ का एक अपना क्रिएशन और रिडेम्पशन का प्रोसेस है कि ये कैसे ईटीएफ आता है स्टॉक एक्सचेंज पे, कैसे ऐड होता है, कैसे ये बढ़ता है, कम होता है, उसको भी हम देखेंगे। और क्या बेनिफिट्स हैं ईटीएफ्स के, उन फीचर्स को भी हम देखेंगे। और एक इन्वेस्टर के लिए ईटीएफ की प्राइस का तयन, हाउ टू डिटरमिन द प्राइस ऑफ एन ईटीएफ, उसको भी हम बात करेंगे। और एक और क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगर ईटीएफ मौजूद है तो क्या आप अपना ईटीएफ खुद मैनेज कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं कोई ईटीएफ ताकि वही रिटर्न्स आपको जनरेट हों, उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर ईटीएफ कब तक लॉन्च होगा, इस सवाल को हम सबसे आखिर में एड्रेस करेंगे। इससे पहले कि हम ईटीएफ पे बात शुरू करें, एक बेसिक असम्पशन है कि जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं इस वेबिनार के, उनके पास थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो कि कैसे एक्विटीज़ को बाय और सेल किया जाता है, फिक्स्ड इनकम के इंस्ट्रूमेंट्स मसलन टी बिल क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करती है, नेशनल क्लियरिंग कंपनी का क्या रोल है, डिपॉजिटरी सीडीसी वो इस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में कैसे आती है। जनरल हम स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, ब्रोकरेज फर्म्स कैसे काम करती हैं, और म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, और पोर्टफोलियोज क्या होते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हम अस्यूम करेंगे कि हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के पास हैं, और इसी इंफॉर्मेशन को लेते हुए अब हम ईटीएफ की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बेसिकली एक प्रोडक्ट है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की, जो कि अप्रूव होती है बाकायदा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अप्रूव होने के बाद वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है और इन्वेस्टर उसको बाय और सेल कर सकते हैं। ईटीएफ एक फंड है, एक पोर्टफोलियो है, एक कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज है। इस सिक्योरिटीज की वैल्यू को इक्वल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसकी हम अभी एक इलस्ट्रेशन भी देखेंगे। और ये इक्वल यूनिट ऑफ वैल्यू फिर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, फिर बायर्स और सेलर्स इसको प्राइस लगाते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट फंड होता है जनरली पैसिव होता है, इसको भी हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि पैसिव फंड का पर्पस होता है किसी इंडेक्स को ट्रैक करना। कि एक इंडेक्स है, फंड
उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है जो उस इंडेक्स में होती हैं, तकरीबन उसी प्रोपोर्शन और रेशो के साथ जिस रेशो में वो इंडेक्स के अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद ये फंड उस इंडेक्स को ट्रैक करने की कोशिश करता है ताकि वही रिटर्न जो इंडेक्स का है वो इन्वेस्टर्स को मिल सके, और ये लिस्ट होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, और यहीं पे फिर बायर और सेलर्स उसको ट्रेड कर सकेंगे। इसकी जो ट्रेडिंग है वो बिल्कुल शेयर्स की तरह होगी। आप बाय करेंगे, सेल करेंगे, जैसे एक शेयर को बाय और सेल करते हैं। और एडवांटेजेस इसके अंदर ये है कि शेयर्स की कुछ खसूसियात इसमें मौजूद होती हैं, और इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है कुछ, वो भी इसके अंदर मौजूद होती है। तो ये एक किस्म की हाइब्रिड सिक्योरिटी है जो एक्सचेंज पे अवेलेबल होगी फॉर इन्वेस्टर्स। अब हम इलस्ट्रेशन देखते हैं कि कैसे एक पोर्टफोलियो को मुख्तलिफ सिक्योरिटीज को जमा करके उसके एक यूनिट बनाया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल इलस्ट्रेशन है, ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, रियल नहीं है। कि एक पोर्टफोलियो है 100 मिलियन शेयर्स, 100 मिलियन रुपीस का, और जिसमें पीएसओ के 73,000 शेयर्स हैं फॉर एग्जांपल, पीओएल के 36 हैं, नेशनल बैंक 300,000 हैं। ये तमाम शेयर्स हैं इसके अंदर जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनकी एक प्राइस है जो यहाँ दी हुई है, और इसकी वैल्यू है। इस सब को जब आप ऐड करें तो ये तकरीबन 100 मिलियन रुपीस का एक पोर्टफोलियो है, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये इलस्ट्रेशन है, 10 मिलियन शेयर्स में। तो पर शेयर जो वैल्यू बनती है वो बनती है ₹10। तो ये 10 रुपए का एक शेयर ये हमारे पास अवेलेबल होता है फॉर ट्रेड इन फॉर ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अब अगर ये पीएसओ, पीओएल, मारी और नेशनल बैंक वगैरह इनकी कीमत मजमूई तौर पर अगर बढ़ती है तो ये 10 रुपए से बढ़ के किसी और वैल्यू पे जा सकता है, और अगर ये शेयर्स इनकी वैल्यू विटनेस करते हैं कम होती है तो ये 10 रुपए से कम होके किसी और वैल्यू पे भी जा सकता है, 9 रुपए में जा सकता है, 9.5 में जा सकता है। तो इनिशियल उसकी आप फेस वैल्यू समझ लें कि फॉर एग्जांपल 10 रुपए है, और इसी तरीके से ये जो पोर्टफोलियो है ये ट्रेड होता है, पूरा पोर्टफोलियो स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल होगा, और इन्वेस्टर्स जो जो शेयर्स बाय करेंगे वो इस 10 रुपए के यूनिट्स में बाय करते रहेंगे। अब हम सपोज करते हैं कि 500 शेयर्स कोई खरीदता है ETF के, और ये शेयर 500 के लॉट में ट्रेड हो रहे हैं। तो 500 के जब शेयर खरीदेगा तो उस इन्वेस्टर को इकोनॉमिक बेनिफिट जो मिलेगा, जिसमें बेनिफिट से मुराद इसमें बहुत एक्सपोजर है अप एंड डाउन दोनों, के पीएसओ के 3.65 शेयर्स का इकोनॉमिक एक्सपोजर है, पीओएल के 1.8, मारी के 0.6। इसी तरीके से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इन शेयर्स का इकोनॉमिक बेनिफिट उसको मिलेगा। ये शेयर को वो ओन नहीं करता, शेयर के इकोनॉमिक बेनिफिट को वो ओन करेगा। और 5,000 रुपीज में ये फ्रैक्शनल शेयर्स का इकोनॉमिक बेनिफिट उसको मिल जाएगा। ये जो शेयर्स हैं आप देख सकते हैं कि उसी प्रोपोर्शन से हैं जिस प्रोपोर्शन से पोर्टफोलियो के अंदर है। फॉर एग्जांपल 5,000 की बास्केट में 3.65 शेयर जो प्राइस यहाँ पे दी है ये 14.4% है इस टोटल वैल्यू का जो 5,000 रुपीज है। अगर हम पोर्टफोलियो में जाते हैं, एक स्लाइड मैंने वापस की, तो इसमें भी जो पीएसओ का 100 मिलियन रुपीस का जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर भी यही प्रोपोर्शन है 14.4%। तो इसी प्रोपोर्शन से जब भी आप शेयर्स बाय और सेल करेंगे ETF के, इसी प्रोपोर्शन से आपकी ओनरशिप, इकोनॉमिक बेनिफिट या इकोनॉमिक एक्सपोजर आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं कितनी किस्म के ETFs हो सकते हैं। तो जो अभी हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्विटी के ETFs हैं। तो एक्विटी के अंदर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज ला सकती हैं। फॉर एग्जांपल फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप की स्ट्रेटजी ला सकते हैं कि जो बड़े स्टॉक्स हैं जिनका कैप बड़ा है उनको उन पर ETF एक बनाया जाए। या कोई कंपनी अगर शरिया कंप्लायंट ETF लाना चाहे तो वो भी ला सकते हैं। कोई सेक्टर स्पेसिफिक लाना चाहे ETF तो वो भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल सीमेंट पे आ सकता है, एनर्जी पे आ सकता है,
अगर कोई डिविडेंड्स पेइंग स्टॉक का ETF बनाना चाहे तो वो ETF भी बन सकता है। इसी तरह स्मॉल कैप जो छोटे छोटे कैपिटलाइजेशन है उनके ऊपर भी बन सकता है। तो एक्विटीज के अंदर इसके अलावा भी स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन आप समझ लें कि स्ट्रैटेजीज हैं जो अवेलेबल होती हैं। फिक्स्ड इनकम के ETF भी लाए जा सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल्स का ETF है। तो जो टी बिल का ETF होगा, ये होंगे इसके अंदर पोर्टफोलियो ऑफ ट्रेजरी बिल्स, लेकिन ये ट्रेड करेगा स्टॉक मार्केट के ऊपर, और आप बाय और सेल कर सकेंगे, और इसका जो बेनिफिट आपको मिलेगा इकोनॉमिक, वो ट्रेजरी बिल का मिलेगा जो वो टारगेट करेंगे। इसी तरह बॉन्ड्स, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं या कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, उनका भी ETF बनाया जा सकता है। लेकिन ये वंस अगेन ETF इज ए प्रोडक्ट ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जिसकी लिस्टिंग और ट्रेडिंग फैसिलिटेट करता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरह कमोडिटीज के भी दुनिया में ETF पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड है और प्रेशियस मेटल्स हैं, एनर्जी है, इनके ऊपर भी ETFs बनाए जाते हैं। तो वंस अगेन जो ETF हम पाकिस्तान में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एट द बिगिनिंग, एट इंसेप्शन, वो इक्विटी के ETFs हैं। दुनिया में ETFs की क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है, तो अगर हम देखें तो हिस्टोरिकली पहला ETF 1990 में टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज पे इशू हुआ था, टिप्स 35 के नाम से। ये टिप्स 35 की इंडेक्स थी जिसको वो रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद 1993 में स्ट्रेट स्ट्रीट ग्लोबल का स्पाइडर ETF S&P 500 की जो फेमस इंडेक्स है उसको ट्रैक करने के लिए बनाया गया। उसके बाद से ये चलता रहा। हमारी जो जदीद तहकीक है, लेटेस्ट हमने देखा है 47 कंट्रीज में दुनिया भर में ETFs हैं, और तकरीबन ओवर 8000 ETFs मौजूद हैं। ग्लोबल AUM मींस एसेट अंडर मैनेजमेंट, की कितने साइज है जो मैनेज कर रहे हैं ETFs, वो तकरीबन $6.5 ट्रिलियन है, और 8 डिफरेंट कैटेगरीज में हैं। वो कैटेगरीज भी हम आपसे अभी शेयर करेंगे। जैसे मैंने अर्ज किया कि एक्विटीज के हो सकते हैं, फिक्स इनकम के हो सकते हैं, कमोडिटीज के डिफरेंट टाइप्स के, तो 8 कैटेगरीज में 6.5 ट्रिलियन के एसेट्स मौजूद हैं। और जो प्रीडोमिनेंटली इस वक्त ETF की मार्केट है वो यूनाइटेड स्टेट्स में है, जिसमें अबाउट 2300 प्लस ETFs हैं। आयरलैंड है, उसके बाद 867 ETFs हैं। जापान में 200 ETFs हैं। लग्जमबर्ग में 657 ETFs हैं। कनाडा में 743 ETFs हैं, और उसके बाद चाइना है 255 ETFs। ये जो 6 कंट्रीज हैं, ये कलेक्टिवली ओवर 90% ऑफ जो ETF साइज है ग्लोबली, ये उसको कवर कर लेते हैं। बाकी जो 41 कंट्रीज हैं वो रिमेनिंग 10% ऑफ ETF उन कंट्रीज में। तो ये आपके पास पाई चार्ट आ गया, जिसमें ग्राफिकली जो है ये इसको डिपेक्ट कर रहा है। ये एक स्टडी थी ENY की 2017 में, जिसमें उन्होंने 2016 तक के एक्चुअल ETF एसेट अंडर मैनेजमेंट बताया कि 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की हैं, और फिर एस्टिमेट किया कि 17-18 में इतने हो जाएंगे। तो 18 एंड में भी हमने देखा अराउंड इतना ही था, और अब जो आपके सामने लेटेस्ट फिगर है वो 6.5 ट्रिलियन की है, जो 2019 के ऑलमोस्ट एंड पे है। तो 2020 में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मजीद साइज बढ़ेगा दुनिया में। तो ये एक ग्रोथ है, ये ग्रोथ म्यूचुअल फंड से ज्यादा की है रेट में, साइज में नहीं, रेट में जो है म्यूचुअल फंड से ज्यादा की ग्रोथ है। जो हम 8 कैटेगरीज आपसे बात की, उनमें हमारे पास एक्विटीज है प्रीडोमिनेटली 4.9 ट्रिलियन जो AUM है वो एक्विटीज में है दुनिया भर में, और फिक्स्ड इनकम में उसके बाद है 1.3 ट्रिलियन। फिर कमोडिटीज हैं, मनी मार्केट है, मिक्स्ड एलोकेशन है जो कमोडिटी इक्विटी फिक्स्ड इनकम की है, स्पेशलिटी है जिसमें आपके पास करेंसीज आ जाती हैं, ऑल्टरनेटिव है जिसमें हेज फंड्स आ जाते हैं, या और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। इसी तरह रियल एस्टेट के ETF हैं जो रिलेटिवली लेस कॉमन है, वो आखिरी नंबर पे। तो ये 8 डिफरेंट कैटेगरीज के ETFs हैं जो दुनिया भर में अवेलेबल हैं फॉर इन्वेस्टर्स। अब ETF की
ऑपरेशन में कौन कौन से पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होते हैं, ये हम थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन में जा रहे हैं ताकि इन्वेस्टर्स के पास एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो और वो इस चीज़ को समझता हो कि इसमें रिस्क्स क्या हैं और इसमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं और ये बैक एंड पे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसकी ये प्रोडक्ट है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे ये ट्रेड होगा और ट्रेडिंग के साथ साथ इसमें एक मार्केट मेकर भी है जो एक्सचेंज की तरफ से अपॉइंट होगा, इस पे हम अभी बात करेंगे। एक ऑथोराइज्ड पार्टिसिपेंट का कॉन्सेप्ट है, उसको भी अभी हम एक ETF पे जब प्रोसेस देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर में समझ में आएगा। और मार्केट मेकर है जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, जब आप बाय करने जाएं तो एज ए सेलर मौजूद हो अलॉन्ग विद अदर सेलर्स, और इसी तरह जब आप बेचने जाएं तो एज ए बायर मौजूद हो अलॉन्ग विद अदर बायर्स। हर ETF पे जो एटलीस्ट जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, तो और एक कोई ना कोई उसकी इंडेक्स होनी चाहिए, तो एक इंडेक्स प्रोवाइडर भी उसमें होगा। प्रेजेंटली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एज एन इंडेक्स प्रोवाइडर काम करेगी फॉर द अपकमिंग ETFs। नेशनल क्लियरिंग का रोल है जो उन्होंने एक तो ETF की सेटलमेंट और क्लियरिंग में करना है। इसके अलावा जो ETF का स्पेसिफिक क्रिएशन और रिडेम्पशन का प्रोसेस है उसमें भी नेशनल क्लियरिंग का बड़ा रोल है। इसी तरह CDC है, CDC डिपॉजिटरी कंपनी, ये एक रोल ट्रस्टी का प्ले करेगी जो किसी भी फंड के लिए करते हैं, ETF के लिए भी करेंगी, और इसके अलावा डिपॉजिटरी का भी होगा जहां पे ETFs क्रिएट होंगे या रिडीम होंगे। तो ये सब जब इन सिंक काम करते हैं तो फिर ETF अवेलेबल भी होता है, ट्रेड भी होता है। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी का हम रोल देखते हैं कि सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी लेके आती है और पब्लिक के लिए उसको अवेलेबल करती है। इसमें उनकी रिसर्च होती है और वो फिर समझते हैं कि ये एक स्ट्रेटजी है जो ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक स्पेसिफिक किस्म का रिटर्न प्रोवाइड करेगी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही ETF को स्ट्रक्चर करती है कि उसका साइज कितना होगा, उसका जो यूनिट है, क्रिएशन यूनिट हमें कहते हैं, जिसमें वो क्रिएशन और रिडेम्पशन करते हैं, जिसका प्रोसेस अभी शॉर्टली हम देखेंगे, उसका साइज क्या होगा, इनिशियल प्राइस क्या होगी, वगैरह वगैरह। इसी तरह ट्रस्टी के साथ जो ट्रस्ट डीड जो कि ETF की बुनियाद है वो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी करती है और इसका अप्रूवल भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हासिल करती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। इसके अलावा फंड मैनेजमेंट वो सारा का सारा AMC का काम है, जिसमें रीबैलेंसिंग है, कॉर्पोरेट एक्शंस आते हैं जैसे राइट्स हैं, बोनस है, डिविडेंड है, पोर्टफोलियो के अंदर उन सब का ख्याल रखना ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम है, और जो डिविडेंड्स मिले उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना ये भी AMC का काम है। AMC ही ऑथोराइज्ड पार्टिसिपेंट को अपॉइंट करती है जो एक रोल प्ले करते हैं बिटवीन AMC, बिटवीन द फंड एंड एक्सचेंज, जिसको हम अभी शॉर्टली देखेंगे। मार्केट मेकर को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपॉइंट करता है, लेकिन उसमें भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की रिकमेंडेशन शामिल होती है। ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ETF के अंदर जो दूसरे प्रोडक्ट्स में नहीं होता। इसको एट प्रेजेंट जो रेगुलेशन है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, ये सिर्फ एक ट्रैक होल्डर इस रोल को प्ले कर सकता है। इसका एग्रीमेंट होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ, और ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट जो ट्रैक होल्डर होगा इसका काम होता है क्रिएशन और रिडेम्पशन, जो कि ETF को प्रोवाइड करते हैं मार्केट में, या अगर मार्केट से ETF को लेके जाना हो, रिडीम करवाना हो, तो ये AMC रिडीम करते हैं। इसको हम कहते हैं इन काइंड रिडेम्पशन और इन काइंड क्रिएशन। इन काइंड क्रिएशन और रिडेम्पशन का जो प्रोसेस है अभी हम उसको शॉर्टली देखेंगे। ऑथोराइज्ड पार्टिसिपेंट ये काम अपने प्रोप्राइटरी अकाउंट पे भी कर सकता है और क्लाइंट्स के बिहाफ पे भी कर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे मार्केट मेकर की, जो कि बड़ा क्रिटिकल रोल है ETF की सक्सेस में। और वंस अगेन ये एक ट्रैक होल्डर होगा जिसको AMC इंडोर्स करेगी, इसका एग्रीमेंट होगा PSX के साथ, और इसका जो प्राइमरी पर्पस है
वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है मार्केट के अंदर। और लिक्विडिटी से हमारी मुराद ये है कि अगर कोई बायर हो, कोई खरीदने जाए तो सेलर मौजूद हो, और अगर कोई बेचने जाए तो कोई बायर मौजूद हो। तो जो ऑब्लिगेशंस हैं जिसको हम कहते हैं मार्केट मेकिंग ऑब्लिगेशंस, वो पीएसएक्स और मार्केट मेकर के दरमियान तय पाती हैं। और उसमें से जो की चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल एक रिक्वायरमेंट होगी कि ईटीएफ के बिड और आस्क के जो ऑर्डर्स हैं वो मार्केट मेकर मार्केट में अवेलेबल करे, एक खास स्प्रेड से ज़्यादा स्प्रेड पे ना जाए, जो डिपेंड करेगा मार्केट कंडीशंस पे। और मिनिमम ईटीएफ कोट साइज भी वहाँ पे मौजूद हो, ताकि जो लेने और ख़रीदने वाले हैं वो वहाँ पे बआसानी ख़रीदो फरोख्त कर सकें। और ये लिक्विडिटी मार्केट आवर्स में एट लीस्ट फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल की जाए। और सिर्फ मार्केट मेकर ही नहीं होगा, और बायर्स और सेलर्स भी होंगे जो आपस में ट्रेड कर रहे होंगे, और मार्केट मेकर भी वहाँ पे मौजूद होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट मेकर की इन ऑब्लिगेशंस को मीट करेगा, इन ऑब्लिगेशंस को मॉनिटर करेगा। इसके अलावा कुछ और जो रेगुलेटरी चेंजेस हैं उनको हम देखते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि हर ईटीएफ के लिए जो अभी आ रहे हैं रिसेंटली, उनमें हर ईटीएफ किसी इंडेक्स को ट्रैक करेगा। अगर वो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि अभी केसेस हैं कि इंडेक्स नहीं है, तो न्यू इंडेक्सेस, नई इंडेक्स हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे एएमसी के बिहाफ पे उसको मैनेज करेंगे, उसको लॉन्च करेंगे। मार्केट मेकर होगा जिसकी अभी हमने बात की। इसके अलावा ईटीएफ का जो लॉट साइज है वो लाइकली 500 शेयर्स का होगा। तो अगर 10 रुपए का शेयर है तो मिनिमम जो बिड और आस्क है वो 5000 रुपए की होगी। ऑथोराइज्ड पार्टिसिपेंट है, ये इंटरमीडियरी है जो ईटीएफ और एक्सचेंज के दरमियान में काम करता है। एक इसमें फंक्शन है ऑथोराइज्ड पार्टिसिपेंट का, वो आर्बिट्राज को एक्सप्लॉइट करना है, जिस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और जो लॉट साइज है, एक बड़ी चेंज जो मार्केट में आएगी वो ये है कि जो ईटीएफ्स हैं, इस ईटीएफ की जो पोर्टफोलियो होगा उसके अंदर जितने भी स्टॉक्स आएंगे वो फिर मार्केट में सिंगल लॉट, वन लॉट में ट्रेड करेंगे। तो जो फॉर एग्जांपल हमने अभी नाम लिए, अगरचे ये अभी रियल नहीं है, जैसे एचपीएल है, एनबीपी है, मारी है, जो हमने अभी देखा पोर्टफोलियो में, तो ये सब के सब मार्केट में एक शेयर के लॉट में ट्रेड करेंगे। तो ऑड लॉट मार्केट इनकी खत्म हो जाएगी, और 400 का शेयर, 499, एनी ऑड नंबर आप उसमें ऑर्डर डाल सकेंगे और बाय और सेल कर सकेंगे। इसके अलावा जो एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी इन एडिशन टू व्हाट दे प्रोवाइड फॉर म्यूचुअल फंड्स, जिसमें एक है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर एक स्टेटिस्टिकल नंबर है जो ओवर अ ईयर फॉर एग्जांपल या ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये बताता है कि म्यूचुअल जो ईटीएफ है इसकी नैव, नेट एसेट वैल्यू, प्राइस नहीं, नैव, नेट एसेट वैल्यू, वो इंडेक्स के मुकाबले में कैसे परफॉर्म करती रही है। तो ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसको मेजर करता है। इसकी डेफिनेशन प्रॉपर ऑफरिंग डॉक्यूमेंट जो ईटीएफ प्रोवाइडर एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो अपने ऑफरिंग डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड करेंगे। अब ईटीएफ का जो प्रोसेस है, जो हमने अभी बात की कि क्रिएशन और रिडेम्पशन, इन काइंड, रोल ऑफ ऑथोराइज्ड पार्टिसिपेंट वगैरह, उसको हम देखने के लिए हम पहले म्यूचुअल फंड का जो प्रोसेस है उसको एक नज़र देख लेते हैं। उससे हमारा बेहतर कंपैरिजन हो सकेगा बिटवीन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ। म्यूचुअल फंड भी एक पोर्टफोलियो होता है जो मैनेज किया जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी से, और अगर किसी को ख़रीदना है तो वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाएगा और उनको कैश सबमिट करेगा और वो फंड की यूनिट रिसीव करेगा। म्यूचुअल फंड फिर उस कैश को कैपिटल मार्केट्स, जो इक्विटीज़ या फिक्स्ड इनकम है, उनमें इन्वेस्ट कर देगा। और इसी तरह अगर किसी को रिडेम्पशन करनी है, म्यूचुअल फंड वापस करने हैं, तो वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाएगा, फंड के यूनिट्स डिलीवर करेगा और कैश हासिल कर लेगा। ये एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है।
इंडिविजुअल कोई भी अकाउंट होल्डर, कोई भी इन्वेस्टर हो, इंडिविजुअल है या इंस्टीट्यूशनल है, अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ जहां जहां वो इन्वेस्ट करना चाहता है उसे एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो 3 या 4 अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनके पास जाते हैं तो हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास एक प्रोसेस होता है जिसमें अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, नो योर क्लाइंट केवाईसी की रिक्वायरमेंट है, वो सब पूरी करेगा और एक अकाउंट खोलेगा और बैक ट्रेडिंग करेगा। इसको हम ओवर द काउंटर ट्रेडिंग कहते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसके बरक्स ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट के थ्रू ऑपरेट करता है। ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट कैपिटल मार्केट्स, जो अभी इन आवर केस इक्विटीज मार्केट, यहाँ से बाय और सेल करता है उस बास्केट को, जो बास्केट हमने जो ETF प्रोवाइडर AMC बताता है फॉर सर्टन ETF, जैसे हमने एक शुरू में इलस्ट्रेशन देखी, वो बास्केट वो ETF को प्रोवाइड करता है और ETF उस बास्केट के रिटर्न में ETF यूनिट्स प्रोवाइड कर देता है जो इक्विवेलेंट वैल्यू में बनते हैं ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट को। तो इस केस में ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट टोटल कैश नहीं देता है फंड को, बल्कि एक बास्केट प्रोवाइड करता है। ये बास्केट लेकर ETF के यूनिट्स प्रोवाइड कर देता है ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट को। इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड कैश रिसीव करते हैं, कैश रिसीव करने के बाद उसको मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और बाय और सेल करते हैं इक्विटीज को। लेकिन ETF इक्विटीज को इस तरीके से बाय और सेल नहीं करता, बल्कि ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट से उस बास्केट को रिसीव करता है और ETF के यूनिट्स दे देता है। ये ETF के यूनिट्स फिर ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट मार्केट में अवेलेबल कर देते हैं और फिर बायर्स और सेलर आपस में इस ETF को बाय और सेल करते रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। जब सप्लाई ज्यादा हो जाए और इन ETFs को रिडीम करना हो तो ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट फिर से उस ETF को लेके जाएगा, फंड को, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसको ETF के यूनिट देगा और बदले में वो बास्केट स्टॉक्स की वो रिसीव कर लेगा। जबकि म्यूचुअल फंड के केस में म्यूचुअल फंड मैनेजर उन किसी भी रिडेम्पशन की सूरत में जो एसेट्स होते हैं फंड के, जो स्टॉक्स हैं, उनको सेल करता है और सेल करने के बाद जो कैश जनरेट होता है वो कैश पे करता है इन्वेस्टर्स को। इन केस ऑफ ETF जो सेलर है वो स्टॉक मार्केट पे सेल करता है, ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट वो ETF लेके फंड के पास जाता है, ETF के पास, और वो बास्केट उसको वापस मिल जाती है। ये बास्केट के बदले में ETF मिलना और ETF के बदले में बास्केट मिलना, इसको हम कहते हैं इन काइंड क्रिएशन और इन काइंड रिडेम्पशन। इस तरीके से ये ETF स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल होता है। इसका एक फायदा ये होता है कि ETF को बाय और सेल नहीं करनी पड़ती सिक्योरिटीज, उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मौजूद होती है और उसको स्टॉक्स मिलते रहते हैं। जब क्रिएशन हो और जब रिडेम्पशन हो तो वो स्टॉक्स को वापस करता रहता है। ये ना सिर्फ टाइम सेविंग है बल्कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट सेविंग भी होता है। अगर किसी को ETFs खरीदने हैं और मुख्तलिफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज वो ETF प्रोवाइड कर रही हैं तो उसको सिर्फ एक ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए और वो सारे ETFs में बाय और सेल कर सकता है और उसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट की या एप्लीकेशन की कोई जरूरत नहीं होती। अब सवाल आता है कि कौन ETF खरीद सकता है? तो जिसके पास भी ब्रोकरेज अकाउंट है, नॉर्मल बाय एंड सेल कर सकता है ETF को लाइक एनी अदर शेयर्स। ऑल यू नीड इज ए ब्रोकरेज अकाउंट और ऑफ कोर्स मनी भी चाहिए बाय और सेल करने के लिए। अब हम ट्रेडिंग ऑप्शंस की बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट ETF में आपके पास क्या क्या ट्रेडिंग ऑप्शंस हैं। लेकिन इससे पहले एक डिस्क्लेमर कि ये जितनी हम अभी ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं, दिस इज सब्जेक्ट टू प्रिवेलिंग रूल्स जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हैं, नेशनल क्लियरिंग के हैं, CDC के हैं। आप मार्केट ऑर्डर पे बाय सेल कर सकते हैं, आप मार्जिन पे भी बाय सेल कर सकते हैं, आप स्टॉप ऑर्डर लगा सकते हैं, आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं और आप लिमिट ऑर्डर भी दे सकते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो स्टॉक्स की तरह आप ETF के भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज पर द प्रिवेलिंग रूल्स। अब हम बात करते हैं कि ETFs तो फंड्स हैं और म्यूचुअल फंड्स भी फंड्स हैं, तो ETF में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है? तो उन
कुछ फीचर्स को हम देखते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि डिस्क्लोजर होता है ईटीएफ के केस में। जिस चीज में इन्वेस्ट हो रहा है, जिन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो रहा है, वो तमाम सिक्योरिटीज बिल्कुल डिस्क्लोज्ड होती हैं। मार्केट को पता होता है कि इस फंड में कौन कौन से स्टॉक्स हैं और इस कंपोजिशन में है, तो इन्वेस्टर्स एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा दिन भर में जो ट्रेडिंग हो रही होती है, तो एक इंडिकेटिव नैव, जिसे हम कहते हैं कि इंट्राडे नैव या इंडिकेटिव नैव, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट की, वो प्रोवाइड की जा रही होती है इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर्स को पता होता है कि इस फंड की शेयर की जो अंडरलाइंग इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं उनकी क्या वैल्यू है, इस वक्त क्या वैल्यू है। ये एज अपोज टू म्यूचुअल फंड्स हमें नहीं मालूम होता कि डे एंड पे हमें क्या नैव मिलेगी, लेकिन इन केस ऑफ ईटीएफ ये नैव अवेलेबल होती है और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे और फंड मैनेजर की वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। ये तकरीबन अभी जो हम बात कर रहे हैं, तकरीबन हर 15 सेकंड में ये वैल्यू अपडेट होती रहेगी। इसी तरह ईटीएफ की एट द एंड ऑफ द डे जो नेट एसेट वैल्यू है वो भी ईटीएफ की हुआ करेगी, जैसे दीगर दूसरे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी होती है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी है कि ईटीएफ के केस में आप बाय और सेल कर सकते हैं दिन के किसी भी हिस्से में। म्यूचुअल फंड अगर किसी को खरीदना हो तो उसे दिन किसी भी दिन में जब वो सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट देगा तो डे एंड पे वो जो वैल्यू होगी वो उसे मिलेगी, और अगर वो बेचेगा तो भी डे एंड की वैल्यू मिलेगी। इन केस ऑफ ईटीएफ्स अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट को अपसाइड है तो आप अपसाइड के शुरू में इन हो सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि मार्केट डिक्लाइनिंग में है तो आप डिक्लाइन के शुरू में आप उससे निकल सकते हैं। लेकिन ईटीएफ के केस में आपको पूरे दिन का इंतजार, म्यूचुअल फंड्स के केस में आपको पूरे दिन का इंतजार करना है। डे एंड की जो नैव होगी वो आपको मिलेगी इन केस ऑफ बोथ बाय एंड सेल। कॉस्ट एक जो बड़ा एडवांटेज है ईटीएफ का ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो ये कि इसकी जो कॉस्ट है वो जनरली कम होती है। जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि आपको चूंकि पोर्टफोलियो मिल रहा होता है तो आप बाय सेल भी नहीं कर रहे होते एज ए फंड मैनेजर, तो वो कॉस्ट भी बच जाती है। इसके अलावा चूंकि पैसिव स्ट्रैटेजी है, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में शुरू पे काम हो गया है, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च नहीं की जाती, तो वो वाली कॉस्ट भी एक फंड की कम होती है। तो इसके अलावा बाय और सेल भी चूंकि एक्सचेंज पे हो रहा होता है, तो एएमसी को डायरेक्टली इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा एफर्ट इंस्टेड ऑफ सेल स्टाफ या वो नहीं रखनी पड़ती, केवाईसी वगैरह भी नहीं करनी पड़ती। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट हैं ये भी कम हो जाती हैं, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ईटीएफ ट्रेड होता है, इस वजह से भी ईटीएफ की कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये एक कम कॉस्ट का पैसिव म्यूचुअल फंड है जो सॉर्ट ऑफ ट्रेड हो रहा है एक्सचेंज के ऊपर। जब आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हैं तो हो सकता है कि उसमें फ्रंट एंड या बैक एंड लोड या फीस और कमीशन भी हो। इन केस ऑफ ईटीएफ ये कमीशन नहीं होता, सिर्फ जो आपको पे करना पड़ता है एज एन इन्वेस्टर वो ब्रोकरेज कमीशन है जो आप अपने ब्रोकर को इन केस ऑफ बाय और सेल पे कर रहे होते हैं। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन, जब आप एक सिंगल स्टॉक में लेते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेशन होती है, जब एक फंड में लेते हैं तो वो एक सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिफाइड होता है आपका रिस्क। कभी कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है, कोई अगर नीचे जा रहा है, तो एक सॉर्ट ऑफ आपको एक बैलेंसिंग, एक रिस्क को मैनेज करने की अप्रोच है। म्यूचुअल फंड्स भी डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ईटीएफ के केस में ये डाइवर्सिफिकेशन ट्रांसपेरेंट होती है। तो आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास इस ईटीएफ में कौन कौन से फंड्स हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं और किस प्रोपोर्शन में है। म्यूचुअल फंड भी ये डिस्क्लोजर प्रोवाइड करते हैं अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन इनकी जो मंथली रिपोर्ट है उसमें प्रोवाइड करते हैं। एक और बेनिफिट जो ईटीएफ्स का है ओवर पैसिव म्यूचुअल फंड, वो है फुली इन्वेस्टेड, कि हर वक्त जो भी प्रोपोर्शन है ये इन्वेस्टेड रहता है। जबकि हो सकता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर कैश का पोर्शन कभी ज्यादा हो कभी कम हो और फुली इन्वेस्टेड ना हो। लेकिन इन केस ऑफ ईटीएफ आप जब भी ईटीएफ खरीदेंगे तो ये आपको इत्मीनान रहता है कि जो रेशो बताई गई है ईटीएफ बास्केट के, जो रोजाना की बुनियाद पे बताई जाएगी,
उसी रेशो में ये इन्वेस्टेड है, तो आपको वो रिटर्न, इकोनॉमिक एक्सपोजर, इकोनॉमिक बेनिफिट वो मिलता रहेगा। अब हम आते हैं कि अगर आप ETF को बाय और सेल करने जा रहे हैं तो प्राइस क्या लगानी चाहिए आपको ETF की। तो इससे पहले कि हम इस पे बात करें, हम एक जनरल स्टॉक की बात करते हैं कि अगर किसी स्टॉक को किसी ने खरीदना हो, बेचना हो, तो क्या प्राइस देगा। उस केस में हम कहते हैं कि उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो या जो इन्वेस्टर समझता है कि ये इसकी ये वैल्यू है, वो उस हिसाब से उसके बेट और आस्क लगा देता है, और वो हर इन्वेस्टर की वो अपनी एक जजमेंट है। ETF के केस में हमारे पास एक रेफरेंस वैल्यू है जो एक नॉर्मल स्टॉक के केस में नहीं होती। ETF की जो रेफरेंस वैल्यू है उसको हम कहते हैं कि जो इसका पोर्टफोलियो है, जो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज है, जैसे हमने शुरू में दिखाया एक, तो इन पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, पर यूनिट आपके पास एक वैल्यू आ जाती है। ये वैल्यू आई नैव की सूरत में, इंडिकेटिव या इंट्राडे नैव की सूरत में आपको दिख रही होती है ड्यूरिंग द डे। ये ब्रोकर्स के पास कैट्स पे भी आएगी, एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी आएगी, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पे भी मौजूद होगी। इस रेफरेंस वैल्यू को देखते हुए फिर आप अपना एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इसके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं वो बढ़ेंगे या वैल्यू में कम होंगे। ये आपका अपना एक अंदाजा है। ये अंदाजा लगा के आप ETF की प्राइस सोच सकते हैं, और बिड्स और आस्क इसी अंदाजे से आप अपने वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। ETF जो एक्चुअल ट्रेड होगा वही उसकी प्राइस होगी। तो ETF के केस में हमारे पास दो चीजें होंगी, एक प्राइस, एक वैल्यू। वैल्यू आपको अवेलेबल होगी, प्राइस जो आप उसमें डिटरमिन करना चाहें लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे होगी, और बिड्स और आस्क आप अपने डिमांड और सप्लाई से लगा सकते हैं। ऑथोराइज पार्टिसिपेंट को डिस्कस करते हुए एक हमने इस्तेलाह इस्तेमाल की, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी की। बाज़ दफ़ा ये हो सकता है कि जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है उसमें और जो ETF की प्राइस है उसमें कोई डिफरेंस आ जाए। फॉर एग्जांपल, पर यूनिट नैव की वैल्यू हो 10 रुपीज़, जबकि जो ETF की प्राइस है वो हो 10.5 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि जो बास्केट है वो चीपर है, प्राइस एक्सपेंसिव है। ये डिमांड और सप्लाई की वजह से हो सकता है। तो इस केस में एक ऑथोराइज पार्टिसिपेंट या ऑथोराइज पार्टिसिपेंट के क्लाइंट्स वो ये कर सकते हैं कि इस बास्केट को खरीद लें और ETF को बेच दें। तो बास्केट को चीपर बाय करके ETF को हायर प्राइस पे सेल कर देंगे। इसको हम कहते हैं कि ये एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है, जिसको एक ऑथोराइज पार्टिसिपेंट या कोई क्लाइंट थ्रू ऑथोराइज पार्टिसिपेंट इसको अवेल कर सकता है, सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी कंडीशंस जो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। ETF को अंडरलाइन को बाय करने के नतीजे में अंडरलाइन की प्राइस बढ़ जाएगी, और ETF को सेल करने की वजह से ETF की प्राइस नीचे आ जाएगी, और थोड़ी ही देर में थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये आर्बिट्राज खत्म हो जाएगा, और INAV और प्राइस फिर से एक दूसरे के इतना करीब आ जाएंगी कि प्रैक्टिकली आर्बिट्राज नहीं होगा। तो ये आर्बिट्राज तकरीबन तमाम मार्केट्स में आता रहता है, और इसको ऑथोराइज पार्टिसिपेंट या मार्केट मेकर इसको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। इसकी वजह से प्राइस भी बैलेंस रहती है और लिक्विडिटी भी मौजूद रहती है। अब एक और दिलचस्प सवाल आता है जो अक्सर पूछा जाता है कि अगर ETF के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उसके अंदर हैं वो भी पब्लिक हैं और उसके जो वेट्स हैं वो भी पब्लिक है, तो मैं ETF क्यों खरीदूं? मैं खुद से जाके ये ETF बना लूं और अपने ब्रोकरेज अकाउंट में शेयर्स रख लूं, उसी वेट से रख लूं, तो मुझे भी तो वो मिल जाएगा, तो मुझे फिर फीस पे करने की क्या ज़रूरत है? तो ये बिल्कुल एक वैलिड क्वेश्चन है, और अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप यकीनन ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते, तो उस पे हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है। तो जैसे बहुत सी सर्विसेज हैं हम जिंदगी में यूज़ करते हैं, वो काम हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए एक सर्विस प्रोवाइडर का बेनिफिट लेते हैं। आप एग्जांपल्स खुद सोच सकते हैं इसमें। जब पैसिव, इसमें एक चीज़ जो बिफोर हम इस डिस्कशन में जाएं, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की कि
पैसिव स्ट्रेटजी या पैसिव इन्वेस्टर और एक्टिव स्ट्रेटजी या एक्टिव इन्वेस्टर, इन दो में क्या फर्क है? पैसिव इन्वेस्टर एक मार्केट के ऊपर एक्सपोजर लेता है या एक सेक्टर पे या एक इंडेक्स पे कहता है कि मैं इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करूंगा, अब ये इंडेक्स ऊपर जाए नीचे जाए मैं इसमें इन्वेस्टेड रहूंगा। ये उसकी अपनी एक ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का हिस्सा होता है। इसके मुकाबले में एक एक्टिव इन्वेस्टर है। एक्टिव इन्वेस्टर उन स्टॉक्स, सेक्टर्स या इंडिसेस की तलाश में रहता है कि जो उसके ख्याल में एक नॉर्मल मार्केट से बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो अगर उसे लगता है कि एक शेयर प्राइस में बढ़ जाएगा वो उसे खरीद लेता है, और अगर वो ये समझता है कि कोई शेयर प्राइस में गिर जाएगा वो उसे पहले से बेचने की कोशिश करता है। ETFs एक पैसिव इंस्ट्रूमेंट है। इसका जो जनरली, वैसे एक्टिव ETFs भी दुनिया में मौजूद है, लेकिन हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि एट प्रेजेंट जो ETF आने हैं वो पैसिव ETF होंगे, यानी वो एक इंडेक्स को देखकर उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अब अगर आप एक पैसिव इन्वेस्टर हैं तो आप यकीनन वो स्टॉक्स उस प्रोपोर्शन में अपने अकाउंट में खरीद के रख सकते हैं, और उसके बाद उसको आप वही आपको इकोनॉमिक रिटर्न तकरीबन मिलेगा जो ETF का मिलना चाहिए। लेकिन होता ये है कि जब आप ETFs को या उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को खरीदते हैं तो कुछ ही अरसे में न्यूज़ आती है आपके पास कि ये वाला शेयर बढ़ने वाला है, ये वाला शेयर कम होने वाला है, तो आप एक ना चाहते हुए भी बाज़ दफ़ा आप शेयर्स को वेट चेंज कर देते हैं, किसी को खरीद लेते हैं, किसी को बेच देते हैं, और किसी का वेट बढ़ा देते हैं, किसी का कम कर देते हैं। उसके नतीजे में आप वो एक्टिव इन्वेस्टर की तरफ चले जाते हैं, आप पैसिव नहीं रहते। तो पैसिव रहना, तो ETF अगर आप खरीद लें तो फिर आपके पास ये चॉइस नहीं होती कि मैं इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके वेट्स को मैं चेंज कर दूं। इसके अलावा अगर ETFs आए जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा हो, मसलन 20 स्टॉक्स हैं उसके अंदर 25 स्टॉक्स हैं, और आपको अगर वो स्ट्रैटेजी रेप्लिकेट करनी है तो फिर आपको 25 स्टॉक्स वाले ETF के लिए 25 बाय ऑर्डर, 25 सेल ऑर्डर और उसी वेट्स की कैलकुलेशन करके जिन वेट्स में वो मौजूद हैं वो आपको डालने पड़ेंगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो दुनिया में स्ट्रैटेजीज इन्वेस्टर यूज करते हैं वो मुख्तलिफ ETFs को मिला के एक स्ट्रैटेजी भी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल एनर्जी का ETF है, सीमेंट का ETF है, एग्रीकल्चर का है, फर्टिलाइजर्स का है। तो मेरा अगर व्यू एज एन इन्वेस्टर पॉजिटिव हो जाए एनर्जी पे तो मैं एनर्जी का ETF खरीद लूँ, इंस्टेड ऑफ मैं एनर्जी के ETF जो एनर्जी सेक्टर है उसमें से कंपनीज को तलाश करूँ, अच्छी कंपनीज निकालूँ और फिर उनमें इन्वेस्ट करूँ। मैं सीधा ETF में इन्वेस्ट कर देता हूँ। और ETF चूंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी की प्रोडक्ट होती है तो उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आए जो लोग खरीदें और उसकी वैल्यू हो। अभी हम थोड़ी देर का वक्फा लेते हैं, अजान हो रही है। तो अगर हम एक सेक्टर पे व्यू रखते हैं तो फिर हम उस सेक्टर का ETF खरीद लेते हैं। जनरली जो इंटरनेशनल, अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी हम बात करते हैं, जो लोग
इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं उनकी पहली कोशिश ये होती है कि उन्हें कोई अच्छा ETF मिल जाए जिस सेक्टर या जिस इंडेक्स पे वो लेना चाहते हैं, और फिर उसको ETF में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये उनके लिए आसान हो जाता है। इवन जो फंड मैनेजर्स हैं, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं, वो भी ETFs खरीद कर और साथ डिफरेंट अदर सिक्योरिटीज लेकर अपना फंड प्रोफाइल जो बनाना चाहते हैं, कोई बेटा या कोई अल्फा बनाना चाहे, तो वो उन स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं यूजिंग ETFs। फिर ETF में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप चूंकि पैसिव इन्वेस्टर हैं तो स्टॉक पिकिंग से थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं। फिर अगर मुझे जल्दी से किसी इंडेक्स का एक्सपोजर लेना है तो मैं एक शेयर लेके या जो भी ऑर्डर, एक ऑर्डर में मैं उस सारे बास्केट का एक्सपोजर ले सकता हूँ। फॉरेन फंड मैनेजर्स भी अगर इन्वेस्ट करें तो उनके लिए भी ETFs एक अच्छा, एक आसान रास्ता हो जाता है, कन्वीनियंट है, एक डिसिप्लिन रहता है, वो उसकी परफॉर्मेंस को भी इजीली ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अगर पोर्टफोलियो वो अपना बनाएंगे, उस पोर्टफोलियो को ट्रैक करना उनको सॉफ्टवेयर उनके पास होते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस होता है। ETF वो डायरेक्टली प्राइस से ही ट्रैक हो जाता है। प्लस जो लोग पैसिव एक्सपोजर लेना चाहें, फॉरेन फंड मैनेजर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो वो ETFs के थ्रू आसानी के साथ ये एक्सपोजर ले सकते हैं। तो उसी दो सवाल पे दोबारा आते हैं कि अगर आप कोई इन्वेस्टर अगर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखते हुए पैसिव रहना चाहता है तो वो यकीनन रह सकता है, और लेकिन उसका आसान रास्ता यह है कि वो उस ETF को खरीद ले जिसकी कॉस्ट भी कम है। इसके अलावा जब इसमें एक फीचर होता है रीबैलेंसिंग का, कि इंडेक्स चूंकि ETF का एक अंडरलाइंग गाइड होती है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है, ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम से 6 मंथ्स रिवाइज होती है। दोबारा से इसका एक एनालिसिस होता है, एनालिसिस होके इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखा जाता है, वेट्स को देखा जाता है। तो जब ये वेट्स चेंज होते हैं, कोई सिक्योरिटी इन होती है या कोई सिक्योरिटी आउट होती है, तो ये वाला सारा काम फंड मैनेजर आपके लिए करेगा जो ETF को मैनेज कर रहा है। लेकिन अगर आप खुद मैनेज कर रहे हैं तो फिर ये वाला एनालिसिस, ये वाला बाय सेल फिर भी आपको खुद करना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि ETF को ओन करना फॉर ए पैसिव इन्वेस्टर ज्यादा आसान है बनिस्बत खुद मैनेज करने के। अब हम उस सवाल की तरफ आते हैं कि ETF कब लॉन्च होगा। तो पहले हम इसमें ये बताते चलें कि ETF के लिए रेगुलेशंस का काम, ETF के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी से मिलना, ब्रोकर से मिलना, मार्केट मेकर का करना और ऑथोराइज्ड पार्टिसिपेंट, ये वो सारे काम हैं जो इस वक्त हो चुके हैं। अब हम ETF के लॉन्च के खासे करीब हैं। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गाइडेंस में, और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और जो हमने जिक्र किए स्टेक होल्डर्स, वो तमाम के तमाम इस पे काम कर रहे हैं। तो जो ऑपरेशनल रेडीनेस है वो भी तकरीबन मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स के साथ मिलकर मॉक टेस्ट रन कर रहा है। तकरीबन 15 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हम रन कर चुके हैं, और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो लाना चाह रही हैं वो ट्रस्ट डीड इस वक्त तक दे चुकी हैं। और अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो इस वक्त 2 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो ETF के करीब हैं, एक UBL फंड्स और दूसरा NIT। ये अपने अपने इक्विटी के ETF लेके आएंगी इंशाल्लाह, और ऑफरिंग डॉक्यूमेंट के स्टेज पे हैं इस वक्त, और कुछ और ऑपरेशनल चीज़ें हैं जिन पे काम हो रहा है। तो मे बी होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि 1 महीना 1.5 महीने में हम इंशाल्लाह ETF को लॉन्च कर देंगे। इसके साथ आपके तहम्मुल का शुक्रिया, आपने इस सारी गुफ्तगू को सुना। और अभी हम क्वेश्चन आंसर्स का जो सेशन है उसको देखते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनमें से हम आंसर करेंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए ताकि इन क्वेश्चंस को हम रिव्यू कर लें।
एक हमारे पास क्वेश्चन आया है कि ETFs क्लोज्ड एंड होते हैं या ओपन एंड होते हैं और क्या इनकी मेच्योरिटी होती है। तो ये ETF ओपन एंड होते हैं। जब डिमांड आती है तो ये साइज बड़ा हो जाता है, जब सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो साइज कम हो जाता है, और ये ऑथोराइज्ड पार्टिसिपेंट के थ्रू होता है जो हमने प्रोसेस किया। क्या ETF की मेच्योरिटी होती है? नहीं, जनरली ETF ऑन गोइंग बेसिस पे होते हैं। हाँ, अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये महसूस करे कि ये स्ट्रेटजी सही नहीं है या अब इसका वक्त नहीं है, तो वो इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड, लेकिन ये ऑन गोइंग बेसिस पे होता है। स्पाइडर क्या है? ये ETF का एक नाम है शॉर्ट, जो US में लॉन्च हुआ था। और फिक्स्ड इनकम और मनी मार्केट में क्या फ़र्क है? फिक्स्ड इनकम, मनी मार्केट एक सब कैटेगरी है फिक्स्ड इनकम की, जो शॉर्ट टर्म मेच्योरिटीज पे होती है। फिर एक सवाल है हमारे पास कि व्हाट इज द एक्सपेंस रेशो ऑफ ETF? तो एक्सपेंस रेशो क्या होगी ETF की? ये फंड मैनेजर अपने रिपोर्ट्स में और मे भी अपने ऑफरिंग डॉक्यूमेंट में ये डिस्क्लोज करेंगे। और हमारा अंदाजा है कि ये ओपन एंड म्यूचुअल फंड और ओपन एंड पैसिव इंडेक्स फंड से कम होगा, खासा कम होगा। एनी ETFs वी हैव इन PSX? नहीं, अभी नहीं है, इंशाल्लाह कुछ अरसे में जैसे मैंने अर्ज किया हम लॉन्च करेंगे। एक सवाल हमारे पास आया है कि रिडेम्पशन NAV पे होगी या करंट प्राइस पे, तो ये शायद लेट ज्वाइन किया इन्होंने। ETF फॉर ए नॉर्मल इन्वेस्टर आप बाय और सेल करेंगे एक्सचेंज पे, जो कि डिमांड और सप्लाई की बेस पे प्राइस डिटरमिन होगी, लेकिन इसके साथ साथ इंडिकेटिव NAV की ऑप्शन जो है वो आपके पास मौजूद होगी। आपको ये पता होगा कि इसकी इस वक्त नेट एसेट वैल्यू क्या है। कैपिटल गेन टैक्स का वही ट्रीटमेंट होगा जो नॉर्मल शेयर्स के लिए है। प्लीज टेल नेम ऑफ स्पीकर। मेरा नाम हसन रजा है, मैं यहाँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट और रिसर्च को देखता हूँ। एक स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये पर्टेन नहीं करता, इसको आई अपोलोजाइज, इसको मैं नहीं देख सकता अभी। और ठीक है, ये क्वेश्चन थे हमारे पास चैट में। और अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। एक है, आर वी लेट? नहीं, लेट नहीं, बिल्कुल टाइम पे शुरू किया था। और लॉन्च डेट होपफुली मंथ एंड हाफ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर सारी चीज़ें अच्छी चलती हैं। हाउ मच मनी कैन वी स्टार्ट विद फॉर ETF? आप ETF में मेरा अंदाजा 5,000 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी इसकी डिटेल्स जब AUM जब AMCs लेके आएंगी ETF, तो वो अपने ETF में बताएंगे इसकी डिटेल्स भी। क्लोज एंड वो भी आंसर कर दिया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ETFs और क्लोज्ड एंड म्यूचुअल फंड जो ट्रेड होते हैं स्टॉक में, क्या फर्क है? तो इसमें जो की फर्क है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मुझे खुद एड्रेस करना चाहिए था प्रेजेंटेशन में। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस क्वेश्चन। क्लोज्ड एंड म्यूचुअल फंड एक पोर्टफोलियो है जो फिक्स्ड साइज में होता है, और इस पोर्टफोलियो की जो नेट एसेट वैल्यू है वो ड्यूरिंग द डे अवेलेबल नहीं होती। तो सेकेंडली, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, आपको ये एग्जैक्टली नहीं पता होता कि क्लोज्ड एंड फंड ने किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है। और ड्यूरिंग द डे एज कंपेयर टू क्लोज्ड एंड म्यूचुअल फंड, आपको ETFs का एग्जैक्टली पता होता है कि इसमें क्या इन्वेस्टेड है इन केस ऑफ ए पैसिव ETF, और आपके पास दिन में इंडिकेटिव NAV आ रही होती है। तीसरा, क्योंकि ETF ओपन एंडेड है, लिहाजा साइज बड़ा और छोटा होता है, और इसमें आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी है, जिसकी वजह से आपकी INAV और प्राइस में एक तनासुब बरकरार रहता है, करीब करीब रहते हैं। जबकि क्लोज्ड एंड अगर लिक्विडिटी ना हो तो इनमें काफ़ी गैप आ जाता है। अक्सर क्लोज्ड एंड फंड जो है वो डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे होते हैं। फिर स्टॉक की प्राइस के बारे में है, वो रेलेवेंट नहीं है इस डिस्कशन से। एक क्वेश्चन है कि हाउ टू बाय स्टॉक्स इन डेसिमल टू कंप्लीट द बास्केट फॉर AP? जो ऑथोराइज पार्टिसिपेंट है, ये एक क्रिएशन यूनिट साइज में डील करता है, तो उस साइज में डेसिमल में स्टॉक नहीं होते, राउंड होते हैं। लेकिन चूंकि इन्वेस्टर्स जो बाय और सेल कर रहे होते हैं वो 10 रुपए वाले में कर रहे होते, तो
इकोनॉमिक एक्सपोजर उनको डेसिमल्स में मिलता है, शेयर्स नहीं मिलते। तो जो एपी डील करता है ऑथराइज पार्टिसिपेंट, वो राउंड नंबर में और एक बड़े चंक में डील करता है। मिनिमम प्राइस हो सकता है 10 रुपए हो, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने अपने ईटीएफ में डिटरमिन करेंगे। इनिशियल फंड साइज भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के उसमें आएगा कि वो क्या साइज लेके आते हैं। कैन वी इन्वेस्ट फ्रॉम अब्रॉड इन ईटीएफ विदाउट, बिल्कुल आप बाहर से ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप बाहर रहते हुए पाकिस्तानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे ख्याल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे ये प्रोसेस मौजूद होगा कि एक फॉरेनर कैसे इन्वेस्ट कर सकता है। बिल्कुल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वक्त एक क्वेश्चन है हाउ मेनी ईटीएफ्स, तो 2 ईटीएफ्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉन्च होंगे, एक यूबीएल फंड्स की तरफ से और एक एनआईटी की तरफ से। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास फाइनल अभी इसका डिटेल्स नहीं है। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी पे मैंने बात कर दी। और कैपिटल गेन टैक्स तो जो स्टॉक्स का होगा वही ईटीएफ के लिए होगा, बाकी आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से रुजू कर सकते हैं फॉर गिफ्टिंग एक्सेट्रा क्वेश्चंस। ईटीएफ और बास्केट में क्या फर्क है? ईटीएफ बास्केट जो पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज है उसको इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड कर दें, तो वो जो ट्रेड होता है उसको हम ईटीएफ कहते हैं। ईटीएफ नंबर ऑफ शेयर्स ऑल कलेक्टिवली रिप्रेजेंट्स द बास्केट, जिसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, जिसके हमने एक एग्जांपल भी प्रेजेंटेशन में देखी। Is in what way ETF affect the price of stock in regular market? ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इस पे हम हल्की सी बात किए देते हैं कि जब ETF की डिमांड होगी तो अगर वो एग्जिस्टिंग जो ETF सेलर्स हैं उससे बढ़ जाएगी अगर डिमांड, तो मार्केट मेकर एपी के रोल में क्रिएशन की तरफ जाएगा। अगर क्रिएशन की तरफ जाएगा तो जो अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं उनकी प्राइस बढ़ जाएगी। किस रेशो से बढ़ेगी? डिमांड पे डिपेंड करता है और सप्लाई पे डिपेंड करता है। इसी तरह अगर रिडेम्पशन आती है और अगर जो बायर्स हैं वो अपने पास बाय करके ईटीएफ को रख लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सप्लाई ज्यादा है और मार्केट मेकर उन सिक्योरिटीज को उठाता है ईटीएफ्स को और रिडेम्पशन की तरफ जाता है, तो नेचुरली जो अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं उन पे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन इसको क्वांटिफाई करना ये इस तरह से मुमकिन नहीं है, लेकिन एक रिलेशन होता है ईटीएफ और अंडरलाइंग स्टॉक की प्राइसेस पे। गुड क्वेश्चन। कैन यू प्लीज शेयर द प्रेजेंटेशन? बिल्कुल, इसको हम शेयर कर लेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने बिजनेस डेवलपमेंट मार्केटिंग से कि वो इसको शेयर कर लें। एक क्वेश्चन है कि ग्लोबली परफॉर्मेंस ऑफ ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड। इस पे अगर आप सर्च करेंगे नेट पे तो आपको बहुत सा मटेरियल मिल जाएगा, एक्टिव, पैसिव, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड। तो एक लाइन में आंसर मुश्किल है। आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ईटीएफ। मैंने अर्ज किया कि म्यूचुअल फंड के लिए आपको फंड मैनेजमेंट कंपनी के पास जाना पड़ेगा, वहाँ अकाउंट खुलाना पड़ेगा। ईटीएफ के केस में आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स जनरली एक्टिव इन्वेस्टर्स को टारगेट करते हैं, तो उनको एक अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। ईटीएफ जबकि अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे जनरली पैसिव रिटर्न देने की कोशिश करता है। तो वो आप अपना खुद सिचुएशन को एनालाइज करेंगे कि आपके लिए म्यूचुअल फंड बेहतर है या ईटीएफ बेहतर है, या आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से रब्ता करें। इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग ईटीएफ विदाउट एएमसी? नहीं, एएमसी जरूरी है क्योंकि एज पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है और ये एक एएमसी के थ्रू लॉन्च होगी। एक है डू ईटीएफ प्योरली वर्क विद अप एंड डाउन ऑफ इंडेक्स? ईटीएफ का पर्पस ये है कि वो उस इंडेक्स को ट्रैक करे। अगर प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड ईटीएफ है तो उसकी वैल्यू जो हम नैव की बात कर रहे हैं वो इंडेक्स के साथ अप एंड डाउन जानी चाहिए। ब्रोकरेज अकाउंट खोलने के जो प्रीरिक्विजिट हैं वही ईटीएफ के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। ब्रोकर्स की जितनी भी ट्रेडिंग है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे वो थ्रू ऑथोराइज्ड आप कह लें डीलर्स या ब्रोकर्स होती है।
तो ETF खरीदने के लिए थ्रू ब्रोकर ही आना पड़ेगा। फिक्स इनकम ETF इस वक्त तो हमारी नज़र में नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ AMCs इस पे काम कर रही हैं। टाइमलाइन की मैंने बात की, कोई न्यू प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, एक्सचेंज की एग्जिस्टिंग रेडी मार्केट का प्लेटफॉर्म यूज होगा। ETF का लॉट साइज मोस्ट लाइकली 500 शेयर्स होगा। जब भी ETF आएगा तो ये न्यूज़ पहले से मार्केट को प्रोवाइड की जाएगी कि ETF आ रहा है और इस डेट को लॉन्च हो रहा है। ETF के ऊपर फ्यूचर बिल्कुल आ सकता है, इस वक्त प्लान में नहीं है, लेकिन अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करे तो ETFs के ऊपर फ्यूचर भी बिल्ड हो सकते हैं। ETF को भी ग्लोबल सिनेरियो उसी तरह इफेक्ट कर सकता है जिस तरह उसकी अंडरलाइंग सिक्योरिटीज को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये ETN और ETF, ETN जो है वो नोट्स हैं, ये नोट्स फिक्स इनकम के ऊपर स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में भी प्लेन वनीला ETFs इंडेक्स बेस्ड वो लॉन्च होने का। तो आई थिंक वी हैव एड्रेस्ड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस in Q&A and in chat. तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तहम्मुल से सारी चीज़ को सुना। इसके अलावा भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें एक्सचेंज के जो जनरल ईमेल है आप उस पर भी भेज सकते हैं। Thank you very much and wish you all the best and hopefully we look forward to launching ETF on Pakistan Stock Exchange. Thank you very much. Khuda Hafiz.